मैं दावत देना चाहूँगा डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी को वो मंच पर आपको सुनने के लिए हम सब मंच पर विराजमान ट्रस्ट के चेयरमैन श्री आर.एल. पंडिता जी, फॉर्मर डीजी कुलदीप हुड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री अशोक कौल जी, पूर्व एमएलसी अजय भारती जी, फाउंडर मेंबर ऑफ ट्रस्ट हीरालाल जी, मोतीलाल जी, के खोड़ा जी, स्वामी कुमार जी और इस सभागार में उपस्थित समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे और अपना योगदान दे रहे सभी सम्मानित बहनों और भाई, जब हम जम्मू कश्मीर की धरती पे आते हैं तो एक बड़ा विचित्र और मिश्रित सा अनुभव होता है, क्योंकि किताबों में तो हमें यह पढ़ाया जाता है कि आज़ादी बगैर एक भी खून की बूंद बहाए मिल गई थी, मगर आज़ादी के बाद उस आज़ादी को बचाए रखने की कीमत में खून की कितनी धाराएं बहानी पड़ी थी, वो अगर देखना है तो इस धरती पे आके देखने को मिलता है। विचित्रताओं की सीमा सिर्फ यहीं पर नहीं है। स्वतंत्रता के पूर्व के दौर में जो लोग दावा करते हैं स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन लड़ा, उनमें से शायद कोई भी उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ना अंग्रेजों के ज़माने में पुलिस की गोली से मारा गया, ना फांसी हुई, ना काला पानी हुई, और लाला लाजपत राय जी को छोड़ दें तो लाठियों से घायल होने की भी स्थिति नहीं हुई। परंतु हमारा तो हम लोगों का एक अलग स्नेह है। स्वतंत्र भारत के पहले राजनीतिक शहीद यदि हुए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ से। विचित्रता सिर्फ इतनी नहीं है, विचित्रता यह है कि भारत के जितने भी भिन्न भिन्न प्रांत और क्षेत्र हैं, सबके नाम प्राचीन काल में कुछ और थे और आज बदल गए हैं, मगर सिर्फ एक कश्मीर ही वो क्षेत्र है जो प्राचीन काल में नाम था। यदि नीलमत पुराण में कश्मीर था तो आज भी कश्मीर है। तो मैं कह सकता हूं कि इंडिया इज द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। तो सर्वाइविंग सिविलाइजेशन की जो सर्वाइविंग स्पिरिट है उसको रिप्रेजेंट कश्मीर करता है। परंतु उसके बाद भी विचित्रता सिर्फ यही नहीं रुकती। आजादी मिलती है और उसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, और देखिए साहब उसमें भी बड़ी विचित्र बात होती है। वो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जब हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 47 को, 24 अक्टूबर 47 को एक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन हुआ, तो उस समय तक शायद ये शोध का विषय होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई मामला गया भी था उससे पहले कि नहीं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन 2 साल पहले बना था, 24 अक्टूबर 1945 को। यूएन की कोई हैसियत नहीं थी, कोई इसको मानता नहीं था, सोवियत ब्लॉक को मानता नहीं था, चाइना उसका मेंबर नहीं था क्या उसमें भाई? मुझे लगता है जो लोग कोई विपरीत विचार रखते हैं उन्हें शोध करना चाहिए और शोध करके बताना चाहिए कि कश्मीर से पहले यूनाइटेड नेशन में कौन से मैटर गए थे। मुझे याद है मैंने उनके बारे में थोड़ा ही बचपन में पढ़ा था। उन्होंने 1988 में, नवंबर 1988 में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था सॉफ्ट पावर दैट इज इंडिया। हम इतनी सॉफ्ट पावर था कि दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। मोहल्ले की लड़ाई से लेकर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट तक हमेशा कमजोर और छोटा कहता है कि बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है। हम बड़े और ताकतवर होकर सिर्फ बाहर जाके कहते रहते थे कि छोटा कमजोर हमको सता रहा है, मगर वो जो उनकी पीड़ा थी जो 15 नवंबर 1988 को उन्होंने आर्टिकल में लिखी थी सॉफ्ट पावर दैट इज इंडिया। आप याद करिए 1989 में जब नीलकंठ गंजू जी की हत्या हुई तब भारत के इतिहास की सबसे ताकतवर गवर्नमेंट लेकर राजीव गांधी जी बैठे थे, 400 की मेजॉरिटी। तो वो दौर जिसमें उन्होंने उस चुनौती को सहा, निश्चित रूप से वो भारत के लिए बहुत चुनौतियों का दौर था। और इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्र की एकता के लिए जो कार्य किए वो बहुत अभिनंदनीय है कि विवेकानंद केंद्र जो कन्याकुमारी का, वहां अनंतनाग और अन्य जिलों में उसके केंद्र स्थापित किए, अर्थात पूरे राष्ट्र का एकीकरण दक्षिण से लेकर उत्तर तक, उसके प्रति ऐसी अटूट प्रतिबद्धता। और जब उन्होंने विवेकानंद केंद्र के यहाँ कार्य शुरू किए तो मुझे एक और चीज भी याद आती। विवेकानंद शिला कन्याकुमारी में है,
मगर स्वामी विवेकानंद जी ने अपना शरीर छोड़ने से 1 वर्ष पूर्व अमरनाथ आए थे, और ऐसा मैंने पढ़ा था कि वहां 1901 में, और बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि मैंने ध्यान लगा के देखा है कि भारत माता प्राचीन शक्ति से युक्त होकर दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही है, और वह समय सिर्फ 1 शताब्दी दूर है। और आप कुछ भी कहिए, महापुरुषों के वचन ऐसे नहीं जाते हैं। 1 शताब्दी 2002 में पूरी हुई, और जाके चेक कर लीजिएगा 2002-03 में हम पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बने। 2002-03 में हमारी इकोनॉमी की रफ्तार इतनी हुई कि इंडिया की सक्सेस स्टोरी के बारे में चर्चा की जाने लगी। 2002 के बाद ही इंडिया एक प्रोमिनेंट कंट्री के रूप में उभरना शुरू हुआ। आप सोचिए कि उस दौर में प्रेमनाथ भट्ट जी ने जो विजन दिया था सॉफ्ट स्टेट, उसकी कीमत 2019 तक इस देश ने चुकाई। उन्होंने अपनी मृत्यु से 2 दिन पूर्व एक आर्टिकल लिखा कि भारत सरकार का उस समय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इस कदर इन्फिल्ट्रेट कर दिया गया है कि यहां के अधिकारी आतंकवादियों को कार्रवाई की सूचनाएं पहले से देने लगे। वो स्वयं बलिदान हो गए इस एकीकरण के लिए, मगर अफसोस की बात यह है कि उसके बाद भी हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आई, और वो सुलह की शक्ल को संवारने में ऐसे लगे रहे कि हालत ये हो गई कि हमने बचपन में एक पंक्ति सुनी थी कि बो दिए विष बीज किसने, अब वितस्ता ने पुकारा। वितस्ता झेलम का प्राचीन वैदिक नाम है। बो दिए विष बीज किसने, अब वितस्ता ने पुकारा, क्यों झुलसता जा रहा कश्मीर नंदन बना हमारा। वो झुलसता गया, आग में फंसता गया, परंतु दिल्ली में बैठे हुए लोग और यहां चंद परिवारों के लोग आपस में केवल जिसे कहते हैं मुखौटा लगाकर उसे बचाने का प्रयास करते रहे। और यह हालात क्यों पैदा हुए? इस हालात में कई प्रश्न वहां से शुरू होते हैं कि जब 1947 में सारे महकमे रियासतों के सरदार पटेल के पास थे, तो नेहरू जी ने यह महकमा अपने पास क्यों रखा था? पहला प्रश्न। दूसरा, आप सबको शायद ध्यान होगा कि 24 अक्टूबर 1947 को जब एक्सेशन डॉक्यूमेंट महाराजा हरि सिंह ने साइन करके दे दी, उससे पहले गुरु गोलवलकर को भी एक बार बुलाया गया है, और उन्होंने महाराजा हरि सिंह को इस बात के लिए तैयार किया। अब यहां मैं एक और बात बताना चाहता हूं, 1946 में शेख अब्दुल्ला ने जो आंदोलन खड़ा कर रखा था महाराजा हरि सिंह के खिलाफ, जिस कारण से वो जेल में थे, नेहरू जी ने दबाव बनाया कि उनको जेल से छोड़ दिया जाए, परंतु जब वो नहीं माने तो नेहरू जी खुद श्रीनगर पहुंच गए, और उनके इस कार्य से कांग्रेस के सारे नेता चौंक गए। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया में फ्रीडम में लिखा है कि कांग्रेस के सारे नेता हतप्रभ थे कि नेहरू जी ने ये क्या कर दिया, वहां जाने की क्या जरूरत थी, और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप वापस आ जाइए। मगर वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध थे कि नहीं, वो शेख अब्दुल्ला को छुड़ा कर मानेंगे, और महाराजा हरि सिंह ने उनको भी अरेस्ट किया। और अब वो आंदोलन क्या था? वो कश्मीर के आवाम का आंदोलन नहीं था। यहां ये भी एक बहुत बड़ी विचित्रता है। अब CIA की जो फाइल्स क्लासिफाइड हुई है, मैं ये नहीं कह रहा उसमें जो लिखा वो ब्रह्म सत्य है, या मैं उसको कोई वेरीफाई नहीं कर रहा हूं, मगर अगस्त और सितंबर 1952 में CIA ने एक नोट बनाया था जो कि पिछले यानी 1945-46 के कश्मीर के ऊपर था। क्योंकि उनकी पॉलिसी है कि 50 साल के बाद वो डिक्लासिफाइड कर देते हैं। 2002 में वो डिक्लासिफाइड हुआ, कोई भी जाकर वेबसाइट से भी चेक कर सकता है। उसमें कहा जा रहा था कि वो आंदोलन कम्युनिस्टों के द्वारा चलाया जा रहा था, और उसमें कहीं ना कहीं सोवियत रूस का हाथ था, क्योंकि उनके दिमाग में था कि अगर कश्मीर इंडिपेंडेंट स्टेट बने और वहां एक पपेट गवर्नमेंट रहे, तो भारत के अंदर आने का, क्योंकि उस समय कम्युनिस्ट एक्सपेंशन के थॉट में ही चल रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड, आने का एक बड़ा पैसेज बनेगा। मगर अफसोस की बात यह है कि उस जमाने में भी कहा गया कि वो आवाम का आंदोलन था, जबकि अब जो दस्तावेज बताते हैं वो देश के काम तमाम करने का आंदोलन था। और आज भी जब ये बात आती है, कुछ समय पहले 2019 के धारा 370 समाप्त होने से पहले कहते थे कश्मीरियत की लड़ाई,
जबकि आपको ध्यान हो एलानिया जाकिर मूसा ने कहा था कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, इस्लामी खलीफत की लड़ाई है। इसके बावजूद सब उस पर मौन धारण करते रहते, यानी 70 साल तक वही स्थिति चलती रही। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जब उसके बाद 1953 में शेख अब्दुल्ला ने अपनी बात पलट दी, जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद अपने लेटर में लिखा है कि मेरे से गलती हुई, जो मैंने सोचा था उस ढंग का नहीं हुआ, और अब ये अलग प्रकार की एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए। और आप सबको शायद जिन लोगों का इंटरेस्ट होगा उन्होंने जरूर देखा होगा, जब उन पे देशद्रोह का मुकदमा चला 1959 में, कोर्ट में खड़े होकर भारत सरकार के वकील के रूप में जीएस पाठक ने, जो बाद में वाइस प्रेसिडेंट भी रहे भारत के, उन्होंने उन पे जो चार्जेस लिखे हैं वो आज के जमाने में बिल्कुल आतंकवादी गतिविधियों वाले। उन्होंने कहा देश के लिए एंटी नेशनल काम कर रहे हैं, सबवर्सिव एक्टिविटी के काम कर रहे हैं, और उसके जेल में थे। मगर आश्चर्य है, हम लोगों को लगता है घटनाएं आज ही हुई हैं, मगर साहब कुछ पता नहीं क्या हुआ कि 8 अप्रैल 1964 को सडनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे चार्जेस विड्रॉ कर लिए और उनको छोड़ दिया। और मई 1964 में उनको पाकिस्तान भेज दिया गया, पता नहीं किस भूमिका के तहत। 27 मई को 1964 को नेहरू जी की डेथ हो गई, और फिर वो वहां से इजिप्ट, अल्जीरिया, जाने कहां कहां चले गए मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में, और उन्होंने जाकर इजिप्ट में और अल्जीरिया में भारत के खिलाफ अनेक प्रकार की बातें की। फिर जब वो लौट के आए तो उनको गिरफ्तार करके तमिलनाडु भेजा गया। ये मैं बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूं। और फिर इतना ही नहीं, संदेह और विचित्रता इतनी है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब पहुंचे तो उस समय परमिट देना भारत सरकार का था, तो पठानकोट के आगे कोई बढ़ ही नहीं सकता था अगर परमिट नहीं है। जैसे कोई ये कहे कि मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है तो मैं इमिग्रेशन में कैसे क्रॉस कर गया, फॉरगेट अबाउट वीजा, पासपोर्ट ही नहीं है तो इमिग्रेशन कैसे क्रॉस कर गया। मगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्रॉस करने दिया गया। यह मन में संदेह पैदा होता है, चलिए क्रॉस करने दिया गया तो अंदर आके अरेस्ट कर लिया जाता। वो जम्मू पार कर गए, उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया। और किस धारा में अरेस्ट किया गया? इल्लीगली अंदर आने की धारा में नहीं, शांति व्यवस्था भंग करने की धारा। अच्छा चलिए, उनको अगर यही अरेस्ट किया गया था तो जम्मू के जेल में रखा जा सकता था, नहीं, उन्हें फिर रात भर का सफर कराकर श्रीनगर ले जाया गया और वहां की जेल में रखा गया। ये क्यों किया गया? मन में संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि अगर वो पंजाब में अरेस्ट हो जाते तो भारत के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से तुरंत उनको बेल मिल जाती। कश्मीर में आने के बाद अब यहां का स्पेशल लॉ लागू होता था और उसमें भी अनरेस्ट फैलाने वाली धारा के तहत किया गया और फिर श्रीनगर ले जाकर रखा गया। ये सारी की सारी बातें मन में बहुत संदेह पैदा करती हैं कि जो कुछ कश्मीर के साथ हो रहा था वो अपने आप में बहुत संदिग्ध और भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो रहा था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की दुखद मृत्यु या संदिग्ध परिस्थितियों की मृत्यु के बाद जो कुछ हालात देश में बने, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, यहां मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, शायद जुलाई की कोई डेट है 1953 में, जिसमें बंगाल के चीफ मिनिस्टर विधान चंद्र राय को नेहरू जी पत्र लिखते हैं कि साहब ये जो मांग की जा रही है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की इंक्वायरी होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। वो लिखते हैं कि मुझे नहीं पता कि इंक्वायरी में क्या होगा। ये नेहरू जी ने खुद लिखा हुआ है। हो सकता है कि इंक्वायरी ये भी साबित कर दे कि उनकी इलाज में कोई लापरवाही हुई है, परंतु यदि इंक्वायरी हुई तो ये कश्मीर की सरकार की संप्रभुता में हस्तक्षेप माना जाएगा और ये माना जाएगा कि हम कश्मीर के अंदर अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसलिए आप ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दीजिए। और ठीक एक दिन पहले उन्होंने शेख अब्दुल्ला को लिखा है कि आप ये स्टेटमेंट दीजिए कि उनको तो डल लेक के पास एक बड़े अच्छे बंगले में रखा गया था और इस प्रकार की बात की गई थी। अर्थात ये सारी की सारी बातें गहरे संदेह को करती हैं, जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की माता जी योग माया देवी ने क्लियर कट लिखा था कि मुझे कश्मीर की सरकार के ऊपर हम सीधे आरोप लगाते हैं कि मेरे बेटे की हत्या हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए, परंतु जांच भी नहीं हुई। वहां से समस्याएं आगे बढ़ते 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 ये स्थिति रही कि एक अटल जी का दौर थोड़ा छोड़ दीजिए तो लगभग हम 67 साल सिर्फ ये कहते रहे कि हमारे साथ ये बुरा हो रहा है, हमारे साथ वो बुरा हो रहा है। मगर उसके बाद एक दौर आया, याद करिए उस दौर में क्या था। कश्मीर का मुद्दा जब भी उठता था तो क्या होता था, केवल एक सोवियत यूनियन हमारे साथ खड़ा होता था
बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे पड़ोसी के साथ खड़ी होती, पाकिस्तान के साथ। मगर 2014 में जब 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बदली, और ये वो मोदी जी थे, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब प्रेमनाथ भट्ट जी का बलिदान हुआ 1989 में, और 88 से 98 के वो 10 साल जब श्रीनगर के लाल चौक के ऊपर, वैसे इंसिडेंटली ये भी बता दूं, मैं ये नहीं कहता कि ये चीज 100% सही है, पर एक तर्क दिया जाता है कि ये श्रीनगर के लाल चौक का नामकरण कहीं न कहीं मॉस्को के रेड स्क्वायर से प्रेरित था, यानी उस समय इसी दृष्टि से रखा गया था। खैर, तब किसी की हैसियत नहीं थी कि लाल चौक के ऊपर तिरंगा झंडा फहरा दे। तब हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने जब तिरंगा यात्रा निकाली थी, और 26 जनवरी 92 को उस यात्रा का संयोजकत्व तत्कालीन युवा नेता के रूप में आज के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे। उनका वीडियो भी आपने देखा हो ना, कल साबित हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया है। तब हमने वो प्रतिबद्धता दिखाई, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से लेके और 1992 में वो लाल चौक के झंडा फहराने का जो कार्य हुआ, मुझे लगता है कि प्रेमनाथ भट्ट जी की आत्मा जहां भी रही होगी, कम से कम उसे थोड़ा ही सा महसूस हुआ होगा। परंतु एहसास कराया हमने कि, और उसके बाद जब हमारी सरकार आई 1998 में, तब कम से कम 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने की रस्म शुरू हुई। उसके बाद 2014 में सरकार बदली, तो वो जो सरकार बदली थी वो सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं बदली थी, वो एक सोच बदलने के लिए बदली। 18 मई 2014 को लंदन के संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा था एक आर्टिकल, इंडिया सेकंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जवाहरलाल नेहरू जी की फेमस स्पीच 14-15 अगस्त 1947 की रात, उन्होंने कहा कि 16th of May 2014 should be considered as a day on which Britishers finally left India। ये कौन लिख रहा है? ब्रिटेन का अखबार लिख रहा है, कह रहा है बिकॉज those who were ruling for country for most of the time were having the mindset of the British colonial legacy। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में एब्सोल्यूट पावर आई है जिसका ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई लेना देना नहीं है, जो अपने इंसेप्शन से लेके इंस्पिरेशन तक, यानी अपनी उत्पत्ति से लेके प्रेरणा तक भारतीयता से प्रेरित है। और फिर अंतर आया, याद करिए, एक दौर था जब हुर्रियत के नेता भारत की गवर्नमेंट को बुली करते रहते थे। हमारी गवर्नमेंट आई तब जब महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार थी, हमने हुर्रियत से कोई बात नहीं, हमने हुर्रियत को पाकिस्तान से कोई बात नहीं करने दी। ऑपरेशन ऑल आउट तब भी चला, हुर्रियत के नेताओं पे ईडी के केस दर्ज हुए। और अब हालात 2014 का बाद ये चेंज हुआ कि एक जमाने में दिल्ली में हुर्रियत के नेता आते थे तो जलवाए जलाल से जलवा अफरोज होते हुए आते थे, अब आते हैं तो सर झुकाकर ईडी की पेशी में आते हैं, एनआईए की कोर्ट में शामिल होने के लिए आते हैं। फिर हमने चेंज लाया। पिछले 9.5 साल भारत के इतिहास के इकलौते 9.5 साल हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की, और आज डिप्लोमेटिकली हमने वो चेंज किया है कि धारा 370 के बाद या कश्मीर का कोई मुद्दा उठाने की कोशिश कभी की तो केवल एक चाइना उनके साथ खड़ा होता है, बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे साथ। धारा 370 खत्म होने के बाद चीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, यूनाइटेड नेशंस में एक रत्ती का भी कोई प्रस्ताव नहीं ला पाया। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, अगर आप देखें तो बाकी तो छोड़िए, सऊदी अरब ने साथ नहीं दिया, यूनाइटेड अरब अमीरात ने साथ नहीं दिया, यानी जिसके लिए पाकिस्तान सोचता था कि हम सफर, हम निवाला, हम प्याला, हम राज है हमारा, उसने साथ नहीं दिया। और 2019 में हमारी तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में भी उनको स्पेशल इन्वाइटी के रूप में बुलाकर पीस दिलवा दी गई। मुझे लगता है मोदी जी ने कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान को ला के आज वहां पे खड़ा कर दिया कि जब वो मुड़ के देखता होगा कि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात भी मेरे साथ नहीं खड़े हैं, तो उसे लगता होगा कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। इस मुकाम पर लाकर उन्हें खड़ा किया। और उसके बाद फिर बदलाव आया, जो प्रेमनाथ भट्ट जी ने लिखा था, ए सॉफ्ट स्टेट दैट इज इंडिया। अफसोस इतने लंबे समय तक सॉफ्ट स्टेट रहा। जब मोदी जी की सरकार आई
अब हमने साफ कहा कि द एरा ऑफ इंडिया सॉफ्ट स्टेट इज ओवर। उरी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा हुआ तो बालाकोट हुआ। जो लोग आज भी अनेक प्रकार के सवाल पूछते हैं वो भूल जाते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जिसको वो लोग बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में खड़े होकर पाकिस्तान के मिनिस्टर फवाद चौधरी ने कहा था हमने पुलवामा में घुस के मारा है, मगर उसके बाद होना क्या चाहिए यह करके दिखाया जब पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस समय के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए कह रहे थे कि मैं और शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ बैठे थे, आर्मी चीफ आए और उनके पांव कांप रहे थे और उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। ये मंजर तो 1971 में भी सुनने को नहीं मिला कि आर्मी चीफ के पांव कांप रहे हो। ये बदलाव लाने में हम सफल हो गए और उसके बाद स्थिति ये हुई कि इमरान खान ने एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली में बोला कि जो कुछ इन्होंने बालाकोट में किया है उससे कुछ और अधिक खौफनाक ये करने की कोशिश की। इसका मतलब वो था क्या, वो पूरी तरीके से समझ में आ गया। और आज की तो बात छोड़िए, हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि वो किस मुकाम तक पहुंचा। आज धारा 370 हटने के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, जिसका कि अभी हमारे पूर्ववर्ती वक्ता जो चेयरमैन साहब थे बता रहे थे, रैना साहब, कि भाई साहब मेजॉरिटी माइनॉरिटी था और माइनॉरिटी मेजॉरिटी था। वो तो छोड़िए, कश्मीर वैली में जो 97% था वो माइनॉरिटी था और 3% जो था वो मेजॉरिटी था। मुझे लगता है ऐसा गणित और ऐसा विचित्र गणित अगर कहीं देखने को मिला होगा तो विचित्रताओं से भरी इस कश्मीर की राजनीति में ही देखने को मिला होगा। पर अब आकर सारी चीजों का बदलाव हुआ। आप याद करिए वो दौर यहां पर 35A आर्टिकल था, जिसमें कि अगर कोई लड़की शादी कर ले गैर कश्मीरी युवक से तो उसका प्रॉपर्टी में राइट खत्म हो जाता था। वाल्मीकि समुदाय का व्यक्ति सफाई कर्मचारी बनेगा। वो सारी की सारी चीजें समाप्त हुई धारा 370 के बाद। और उससे बड़ी बात है, बहुत से लोग थे जो बड़ा हाथ ठोक ठोक के बोलते थे धारा 370 कभी नहीं हटा सकते, कभी नहीं हटा सकते। आज वही राजनीति के दृश्यपटल से हटते हुए नजर आ रहे। याद करिए महबूबा मुफ्ती ने क्या बोला था, वो कश्मीर का झंडा लगा के, जो अब इतिहास का पात्र हो गया। और देखिए कितना बड़ा झूठ और प्रपंच था। कहते थे ये कश्मीरियत की लड़ाई है, पर आपने किसी भी मूवमेंट में, किसी आंदोलन में वो कश्मीर का वो झंडा जो इतिहास का पात्र हो गया वो देखा था कहीं ना? झंडा ISI और पाकिस्तान का दिखता था और लड़ाई कश्मीरियत की है। और वो झंडा उनको तब याद आया जब 2019 में एकीकरण हो गया तो उन्होंने कहा था जब तक आईन ने हमें वो झंडा जो दिया था वो वापस नहीं आएगा तब तक वो हालात बनेंगे कि तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। और आपने देखा कि अब 26 जनवरी 15 अगस्त को डल लेक पे तिरंगे की जो कतार दिखाई पड़ती है, तिरंगा तो छोड़िए, G20 कंट्रीज में की समिट हुई और 20-20 देशों के झंडे हो गए। हाँ, अब मुझे लगता है कि आपकी नाकाम हसरतों के जनाजे को कंधा देने की जरूरत महसूस हो रही है। इसलिए ये बदलाव लाने का प्रयास हुआ और उसके बाद भी जैसा कहा गया बहुत सी ऐसी चुनौतियां हैं अभी भी। कश्मीरी विस्थापितों को लेकर जैसे प्रयास थे, उन प्रयासों में अभी भी चूंकि जड़ें बहुत गहरी थी, तो अगर आप कहते हैं ना आतंकवाद के ऊपर प्रभावी नियंत्रण किया गया परंतु पूर्णतः यहां पर अभी समाप्त नहीं हुआ है। हम ये देखते हैं तो सिर्फ एक नजरिए से देखते हैं, पर हमारी सरकार आने से पहले आतंकवाद कहां कहां था? सिर्फ कश्मीर में नहीं था, वो गुवाहाटी से लेकर चेन्नई तक, हैदराबाद से लेकर पुणे तक, नागपुर से लेकर जयपुर तक, फैजाबाद, लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली, मुंबई, सब जगह तो था। चलती ट्रेन, चलती बस में धमाके होते थे। आप जाइए इवन दिल्ली बॉम्बे में आप कहीं जाते थे तो पार्क में क्या लिखा रहता था? बस अड्डे के ऊपर, रेलवे स्टेशन पे कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो इसको छुइएगा नहीं, इसमें विस्फोटक हो सकता है। आज वो सिमट कर कश्मीर के कुछ जिलों तक सीमित हुआ है, परंतु वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि दृढ़ इच्छा शक्ति सरकार ने दिखाई। परंतु हम लोग पूर्णतः आश्वस्त हैं कि यहां भी विकास भी करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि एक डेवलपमेंट का प्रॉब्लम था, डोमिसाइल का प्रॉब्लम था, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए अब 370 हटने के बाद 66,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। पहले 14 लाख टूरिस्ट आते थे, 2 करोड़ टूरिस्ट आए, तो मानी बात है बदलाव तो आया है।
और पहले तो कल्पना से परे था कि कोई इंटरनेशनल इवेंट हो सकता है। इसका मैं कंट्रास्ट कहां से देखता हूं, मैं बहुत बच्चा था, आप में से शायद बहुत से लोगों को याद हो, श्रीनगर में भी एक वनडे इंटरनेशनल हुआ था 1983 13 अक्टूबर, और वो इस मामले में हिस्टोरिकल था कि इंडिया की टीम जो वर्ल्ड कप जीत के आई थी, वर्ल्ड कप के बाद का इंडिया का वो फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल था, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। और उस मैच में वेस्ट इंडीज के समर्थन में नारे, भारत के खिलाफ नारे, समझ में आता है भारत वेस्ट इंडीज के बीच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कहां से लग रहे थे। भारत के खिलाड़ियों के ऊपर सामान फेंका जा रहा था, पिच खोद दी गई, और ये कब था 1983, इंदिरा गांधी जी की सरकार, 2/3 मेजॉरिटी की सरकार, जिसको हमारे विपक्षी कहते हैं आयरन लेडी, सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री। और उसके बाद वो सब तो जो हुआ मैच में वो तो एक अलग बात है, उसके बाद ऐसी गजब की पैरवी हुई कि सब छूट गए, सारे आरोपी बरी हो गए। तो आप समझ लीजिए कि ये मामला 2013-14 का नहीं, 1983 में शुरू हो गया था। 1988-89 आते आते जब प्रेमनाथ जी का बलिदान हुआ, वो चीज भयानक और विकराल रूप धारण करती जा रही थी। और फिर ये लोग कहते हैं कि 1990 में जनवरी में जब हुआ, तो उस समय हम लोगों की सरकार थी और वीपीसी को समर्थन दे रही थी। वीपीसी की सरकार आई कब थी? 4 दिसंबर को, 2 या 3 दिसंबर था, और सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में सब कुछ हो गया, 1 महीने के अंदर। यानी सब कुछ 1 महीने में हो गया। और 1983 से तो चलता चला आ रहा था, 1947 से चलता चला आ रहा था, उसका कोई रोल नहीं। इसे एक संस्कृत में कहते हैं काकतालीय न्याय। काकतालीय न्याय क्या होता है कि पेड़ की डाल खोखली हो गई थी, बस वो टहने वाली थी, अचानक एक पक्षी आकर उसमें बैठ गया और वो गिर गई। कहा देखो इस पक्षी के बोझ की वजह से ये पूरा पेड़ ढह गया। वास्तविकता ये थी कि आपने अंदर से उसको खोखला कर रखा था। और ये भी मैं याद दिलाना चाहता हूं, जैसे ही ये सूचना मिली थी वैसे ही बीजेपी ने कश्मीर पैनल से अपने को विड्रॉ कर लिया था। और आज के समय की तरह उस समय सूचना तंत्र नहीं था। कश्मीर में क्या हुआ है नवंबर 90 में, बाहर आते आते 6 महीने से ऊपर लगा था। तब कोई मोबाइल नहीं थे कि आदमी फोटो खींच ले और तुरंत पहुंचा दे। और सारे सरकारी तंत्र पर तो कब्जा किसी और का था। एक फोटो भी निकाल के लाना बड़ी चुनौती होती थी, और वो फोटो पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती होती थी। तो जब वो चीजें पता लगी तब कड़ा स्टैंड लेना शुरू किया। लोग तो आज से तुलना करते हैं ना, जैसे किसी ने फोटो खींची और तुरंत भेज दिया, इंटरनेट भी था। ऐसा तो कुछ नहीं था। 1990 में चिट्ठियां भी कई दिन के बाद पहुंचती थी, और यहां तो चिट्ठियां पहुंचाना और सारा सिस्टम किस प्रकार से काम कर रहा था। परंतु हम ये जरूर कह सकते हैं कि इसके बाद बदलाव की एक नई इबारत शुरू हुई है। और आने वाले टाइम में हम निश्चित रूप से यह विचार कर सकते हैं कि कश्मीर एक मामले में और भी हमें अलग प्रेरणा देता है। क्या? अब हमारा जो नेशनहुड डिफाइन किया जाता है, वो क्या डिफाइन किया था? भारत क्या था वो मुझे याद है। बचपन में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो टीवी के ऊपर एक वो आता था स्लोगन ऐसा, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। जैसे हम कोई सराय थे, डेरे वेरे थे, इधर से आए काफिला बसा, इधर से आए बस गया, ये हमें समझाया गया। जबकि हमारा वास्तविकता में राष्ट्रवाद ये नहीं था। यहाँ की धरती के लोग समझ सकते हैं हमारा राष्ट्रवाद क्या था कि हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फिर फैला आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट। यानी अंधेरे का पूरा पुंज नष्ट हो गया। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। और संपूर्ण विश्व में ज्ञान यहीं से फैला। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में जगे छिड़ा तब मधुर साम संगीत। सामवेद से मतलब है, अर्थात जहां से भारत में संपूर्ण विश्व के ज्ञान का उदय हुआ। मैं कह सकता हूं कि राष्ट्र की शुरुआत, जो हमारा राष्ट्रवाद है, संपूर्ण भारत एक था और उसकी सभ्यता की पहली शुरुआत जहां जिस क्षेत्र से हुई, उस क्षेत्र को आज इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो यह अपने आप में बहुत कष्टकारक लगता है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आज बदलाव पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आ रहा है। आपको ये भी याद दिलाना चाहूं, ऐसी ऐसी बातें हमारे दिमाग में भर दिया कि जो लोग ये कहते थे ना, धारा 370 हट नहीं सकती,
तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। वही लोग ये भी समझाते थे एक दौर में कि जिस दिन राम मंदिर बनने लगेगा उसने मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। हम लोगों ने बचपन में खूब सुना था। जो लोग हमारी पीढ़ी के हैं और हमसे बड़े हैं उनको तो बहुत अच्छा याद होगा, हो सकता है हमसे 10 साल छोटे लोगों को भी ये बात अच्छी तरह याद हो। मगर आज हालात का बदलाव देखिए, राम मंदिर बनने जा रहा है और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा भारत में रुकते हैं कि भारत के साथ व्यापारिक विषयों पे बात हो। यूनाइटेड अरब अमीरात यूरोप और भारत के साथ फ्रेट कॉरिडोर बनाने के ऊपर एग्रीमेंट साइन कर रहा है। G20 में हम 7.8% की रेट के साथ हाईएस्ट ग्रोथ वाली अर्थव्यवस्था बन गए हैं। ये सब कब हो रहा है? जब राम मंदिर भी बन रहा है। और राम मंदिर ही नहीं बन रहा है, अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। तो आप समझ लीजिए कि अगर नेतृत्व में क्षमता हो, दृढ़ता हो, तो सब कुछ साकार हो सकता है। राष्ट्र की सुरक्षा भी सुदृढ़ की जा सकती है, विकास भी सुनिश्चित किया जा सकता है, गरीबों को आवश्यकता भी दी जा सकती है और सांस्कृतिक गौरव भी उभर कर सामने आ सकता है। और मैं ये भी बल्कि संयोगी कहूंगा कि प्रेमनाथ जी का बलिदान जिस कालखंड में हुआ, दिसंबर 1989, उसी कालखंड में राम जन्मभूमि का शिलान्यास भी हुआ था, 9 नवंबर 1989। और आज वो परिणाम तक पहुंच रहा है। बहुत से लोग देखिए, जो मैंने कहा कि ये सरकार बदली थी तो सोच बदलने के लिए बदली थी, भारत का थॉट प्रोसेस बदलने के लिए। सिर्फ गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई थी, अब थॉट प्रोसेस बदलने का फिलॉसफिकल और डिवाइन इंडिकेशन भी समझ लीजिए। जो लोग कहते थे कि साहब वो मंदिर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, सबको रोजगार मिल जाएगा क्या, भारत बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा क्या, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब ढांचा था तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन से कम था, महंगाई की दर 16-17% थी, बेरोजगारी प्रचंड थी, सोना गिरवी रखा गया था। अप्रैल 91 रुपये का 2 बार डिवैल्यूएशन करना पड़ा था, जुलाई अगस्त 1991। और अब जब मंदिर बन रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है? 600 बिलियन। महंगाई की दर अक्टूबर में 4.87, विकास की दर G20 कंट्रीज में सबसे आगे। देखने वालों को समझना चाहिए कि भाई इसमें भी भगवान की माया है। आप नहीं समझ पाओ तो आपके दिमाग के ऊपर काली छाया है। और इतना ही नहीं, ये भी याद करिए, जब खंबे निकले थे 2003 में, मैंने कहा था ना स्वामी विवेकानंद जी ने जो बोला था 100 साल तक पूरे हुए थे। जब खंबे निकले थे 2003-4 में ही, हमने कहा ना 2-3 में ही हम करंट अकाउंट सरप्लस हुए थे। 2003-4 के थर्ड क्वार्टर में हम फास्टेस्ट ग्रोथ वाली इकोनॉमी 10% हमने एक बार क्रॉस किया फॉर 1 क्वार्टर ओनली, दैट इज 10.5% इन थर्ड क्वार्टर ऑफ 2003 and 4। समझने का प्रयास करो भाई, नहीं समझ पाओ तो क्या कहा जाए। अब ये भी बात समझिए। एक और बात मैं कहता हूं, जब ये कहा जाता है कि विवादित ढांचा गिर गया, उसके लिए बहुत छाती पीटते हैं, पर कश्मीर की धरती पे आके मुझे याद आता है कि चराहे शरीफ भी तो जला दी गई थी, उसकी बर्बादी के लिए कोई नहीं बोलता। क्यों जला दी गई थी साहब? कि मजार कुफ्र है, और मस्तगुल जलाकर पाकिस्तान भाग गया था। मैं आपको एक लाइटर नोट पे एक बात बताना चाहता हूं कि एक बार हम टीवी डिबेट में थे, तो ऐसे ही बात होने लगी कि आप लोग नाम बदल रहे हैं, आपने फैजाबाद का अयोध्या कर दिया, इलाहाबाद का प्रयाग कर दिया, वगैरह वगैरह, तो नाम बदलते जा रहे हैं। तो किसी दिन आप लोगों का मौका मिल गया था, आप ताजमहल का नाम बदल देंगे। तो एक मौलाना साहब ने कहा कि ताजमहल का नाम बदल देंगे। तो मैंने कहा जी हमारे ऊपर तो ये एलिगेशन है या आपको सस्पिशन है कि नाम बदल देंगे, अगर आपकी हुकूमत आ गई तो आपको ताजमहल ही तोड़ देंगे, उस पर बुलडोजर चला देंगे, क्योंकि आपके हिसाब से तो मजार कुफ्र है, मजार का तो वजूद नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपने चरारे शरीफ जला दी थी। और आप सुनिए, वो मौलाना साहब चुप्पी साध दी, वो नहीं बोल पाए कि मजार कुफ्र नहीं है। तो तारिक फतेह बैठे थे, तारिक फतेह ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर वहाबी को मानेंगे तो उसके हिसाब से तो हमें बताइए हम ज्यादा उसको बचाएंगे या ज्यादा बचाएंगे, आप ये भी समझ लीजिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और अगर हम ये बात कहें तो मुस्लिमों की सबसे मुकद्दस मस्जिद जो मानी जाती है वो हजरत बल मानी जाती है, आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। अब ये बात बताइए, हम लोगों को बहुत कहानी पढ़ाई जाती है, नहीं कश्मीर में तो सूफिज्म था, तो भाई कहां है सूफिज्म, दिखाओ भाई।
अगर थोड़ा बहुत सूफी प्रोग्राम भी हो पा रहे हैं तो 2019 के बाद ही हो पा रहे हैं। उससे पहले के दौर में आप बताइए, ये जो कहानियां बताई जाती हैं यथार्थ के ठीक विपरीत हमारे दिमागों की जो प्रोग्रामिंग की जाती है, उस प्रोग्रामिंग को हमें समझने की जरूरत है। और मैं यह भी एक बात बताना चाहता हूं, एक रिमाइंड कर देना चाहता हूं, एक ऐसी चीज जो मैंने पार्लियामेंट में ही बोली थी मगर यहां पर रिमाइंड करना उचित लगता है कि जब 24 अक्टूबर को एक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन हुआ तो 27 अक्टूबर को क्यों यहां एयरफोर्स आई? 3 दिन क्यों लगे रहे? जब वो डॉक्यूमेंट लेकर महाराजा हरि सिंह ने अपने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बत्रा जी को भेज दिया था तो वहां से कहा गया नहीं, प्राइम मिनिस्टर को भेजिए। वो मेहरचंद महाजन जी थे। मेहरचंद महाजन जी ने अपनी किताब लुकिंग बैक में क्लियर कट लिखा है कि नेहरू इस बात पे अड़े हुए थे कि पहले शेख अब्दुल्ला की पोजीशन डिटरमाइन कर दी जाए, और उधर 2 दिन हो गए थे, कबायली बढ़ते चले आ रहे थे, और उन्होंने कहा लास्ट में मुझे यह कहना पड़ा कि अगर आप नहीं फौज भेजने को तैयार हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, और ये मेहरचंद महाजन साहब बाद में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। एक ऐसा व्यक्ति कह रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा। उन्होंने कहा, वो उठ के खड़े हो गए कि अगर नहीं है तो मैं यहीं से कराची जाता हूं और मैं जिन्ना से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो श्रीनगर में फंसे हुए हिंदुओं को सेफ पैसेज दे दे तो हम पाकिस्तान में मिलने को तैयार हैं। ये बात कहने पर सरदार पटेल ने उनको रोका, कहा हमारे पास क्षमता हो या ना हो, और उन्होंने ये लिखा है कि अंदर से शेख अब्दुल्ला साहब की आवाज आ गई। इसका मतलब नेहरू जी के घर में बैठे हुए थे। हम नहीं कह रहे हैं, ये मेहरचंद महाजन जी ने अपनी किताब में लिखा है। शेख अब्दुल्ला जी को लगा कि भैया अगर ये पाकिस्तान में चला गया तो वही भैंस पानी में, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इनके भी प्रस्ताव से मैं भी सहमत हूं, और उसके बाद फौज भेजने का निर्णय हुआ। अगर वो 2-3 दिन पहले फौज आ गई होती तो शायद उन सब इलाकों तक जहां, और एक और पॉइंट आप समझिए, उसको कबायली अटैक क्यों कहा जाता है? ये भी कश्मीर के साथ विडंबना है आज तक। वो थी तो पाकिस्तान की फौज। कबायली अटैक क्यों कहा गया? क्योंकि विभाजन की शर्तों में यह लिखा हुआ था कि कोई भी देश फौज का इस्तेमाल नहीं करेगा। अब चूंकि फौज का इस्तेमाल करना था इसलिए उसको एक छलावरण नाम दिया गया, छद्म नाम दिया गया, फिक्टिशियस नाम दिया गया, कबायली अटैक। और हमें साफ साफ कहना चाहिए था दिस इज एन अटैक ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। और एक बार आपने अगर ये रूल तोड़ दिया है तो आर्मी में तो हम उनसे बहुत आगे थे। सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हमारे पास थी, आर्म्स एंड एमुनिशन की सारी सप्लाई हमारे पास थी। हम तो उनकी ऐसी तैसी करके रख सकते थे, नहीं क्या? और आप में से शायद बहुत से लोगों को नहीं पता, 1956 तक पाकिस्तान का रुपया वहां छपता था मुंबई में। मतलब वो तो एकदम घुटनों के बल आ जाते, मगर उसके बावजूद हम घुटनों के बल चले गए। ऐसी टेस्टिमोनीज अवेलेबल हैं आज, मगर हालात बदले हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि भारत एक नया स्वरूप, नए रूप में उभर कर सामने आ रहा है, जब सारी दुनिया भी भारत को एक अलग ढंग से देखना शुरू कर रही है। हम जिसे कहते हैं 21st सेंचुरी एशिया की होगी, तो एशिया की 21st सेंचुरी नहीं होगी, एशिया में किसकी होगी? भारत की। लोग कहते हैं साहब चीन बड़ा पावरफुल नजर आ रहा है, तो चीन के लिए तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मैंने एक जगह पढ़ा था, अब चूंकि मेरे पास उसका एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं तो वो मैं कोट नहीं कर सकता, कि जब माओ की नेहरू से पहली मुलाकात हुई तो माओ ने उनसे कहा कि यू नो व्हाट इज द एंशिएंट बिलीफ ऑफ माय कंट्री रिगार्डिंग योर कंट्री। यानी चीन की, प्राचीन चीन की परंपरा में भारत के बारे में क्या धारणा है? तो नेहरू ने कहा बताइए। तो माओ ने कहा इन अवर एंशिएंट बिलीफ इट इज बिलीव दैट इफ समबडी वांट्स टू गेट आउट ऑफ द साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ ही हैज टू बी बोर्न इन इंडिया। हमें खुद चाइनीज एम्बेसी के पॉलिटिकल काउंसलर ने बात बताई थी कि एंशिएंट चाइना में एक कहावत है कि नॉलेज कम्स फ्रॉम वेस्ट फ्रॉम अक्रॉस द माउंटेन। इसीलिए फाइयान, वेनसांग, इत सिंह सब यहां ज्ञान प्राप्त करने आए थे। इसीलिए फाइयान ने जो अपनी किताब लिखी सी यू की, उसका मीनिंग था जर्नी टू द वेस्ट। और आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा, चाइनीज भाषा में, एंशियंट चाइनीज में इंडिया का नाम क्या है? टियानजू, TIANZHU। अब अगर आप जाके ऐसे चेक करेंगे तो अब तो विकिपीडिया पे चीनियों ने कंट्रोल कर रखा है ना, तो आपको उसका अर्थ नहीं मिलेगा। उसमें लिखा होगा दिस इज एंशिएंट नेम यूज्ड बाय चाइनीज फॉर इंडिया एंड दे कंसीडर्ड इंडिया इन 3-4 पार्ट्स, साउथ वेस्टर्न, ईस्टर्न वगैरह वगैरह, कहानी समझाने। आप जाइएगा
और चाइनीज भाषा की डिक्शनरी में जाके देखिएगा TIAN, टियान का मतलब क्या है, और ZHAU जाओ का मतलब क्या है। जाओ चाइनीज भाषा में ऐसे होता है जैसे हमारे यहाँ पूर्व, नागपुर, जयपुर, कानपुर, यानी एक स्थान या केंद्र, और टियान का मतलब होता स्वर्ग या हेवन। टियान जाओ का मतलब द लैंड ऑफ हेवन और द सेंटर ऑफ हेवन। इसलिए वही 21st सेंचुरी में करेगा जो लैंड ऑफ हेवन रहा होगा, जिसके लिए हुशी जो बड़े फेमस चाइनीज थिंकर रहे, उन्होंने लिखा था इंडिया हैज कल्चरली डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड चाइना फॉर मोर देन 2000 years विदाउट सेंडिंग अ सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर। तो हमारी सोच और उनकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। परंतु मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो पीड़ा सही, ये तमाम जिन लोगों ने अपने जीवन को बलिदान दिया है और अभी भी कष्ट का वो सिलसिला किसी न किसी रूप में चल रहा है, पर अब कष्ट की उस रात से मुक्ति दिलाने के लिए मोदी जी ने जो प्रयास किया और जो सबसे बड़ा कष्ट का कारण था 370-35 से उसको समाप्त किया। अच्छा, ये तो मान लीजिए वो कहते थे ना कि धारा 370 समाप्त नहीं कर पाएंगे, कुछ हद तक सही भी थे, क्योंकि वो सिर्फ धारा 370 ही समाप्त कर पाए, करने की सोच रहे थे, पर मोदी जी वो करते जो वो सोच भी नहीं पाए, यूनियन टेरिटरी बना दिया। ये तो उनकी सोच के भी बाहर का था। इसलिए एक पंक्ति उनके लिए कहना चाहूंगा मोदी जी की तरफ से कि दर्द की रात गई, गम के जमाने भी गए, और मोदी जी की हिम्मत से कई दाग पुराने भी गए। परंतु अभी भी आपकी पीड़ा है, और अगर नए भारत का नया गीत लिखना है तो उस पीड़ा की अनुभूति भी करनी होगी। अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, आपने सुना होगा। परंतु उससे पहले की जो पंक्ति है, मुझे लगता है वो कश्मीरी हिंदुओं पे, कश्मीरी पंडितों के ऊपर बहुत उचित चरितार्थ होती है कि टूटे हुए स्वप्न की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए स्वप्न की कौन सुने सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। टूटे हुए स्वप्न की कौन सुने सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, पर हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। और ये बात सही है कि काल के उस कालखंड से लेकर, चाहे ललितादित्य मुक्तापीठ से लेकर, अभिनव गुप्त से लेके, आचार्य पाणिनि के समय से लेके कल्लण की राज तरंगिणी तक, और जो श्राइन की बात कही थी रैना साहब ने, निश्चित रूप से वो गंभीर विषय है। सरकार पूरी संवेदनशीलता से उस पर विचार करेगी। और आपको याद हो हमारे गृह मंत्री जी ने यह भी कहा था कि शारदा पीठ जो POK में है उसके लिए भी हम उसी प्रकार का कॉरिडोर बनाने की व्यवस्था करेंगे जो करतारपुर साहब के लिए किया था। इसलिए मैं अंत में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप अपने मन की उस पीड़ा को भारत की एक शक्ति बनाए, जैसा कि अभी रैना साहब ने कहा था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से फोरमोस्ट लाइन ऑफ डेवलपमेंट और लीडिंग की तरफ आगे बढ़े। मुझे लगता है कि शायद एक समय ऐसा आ गया है जब हिमालय की गोद में बैठे हुए इस क्षेत्र के लोगों को, रामधारी सिंह दिनकर की जो एक कविता थी ना, मेरे नगपति मेरे विशाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, मेरी जननी के पुंज भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। तो वो कहते हैं हिमालय से, वो मौन तपस्या लीनियति, तपस्या कब तक शांत बैठे रहोगे, वो मौन तपस्या लीनियति, पल भर को तो कर द्रगोन्मेष, द्रगोन्मेष मतलब द्रग यानी आंख उठाना, पल भर को तो कर द्रगोन्मेष, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल है तड़प रहा पथ पर स्वदेश। इसलिए वो कहते हैं, रे रोक युधिष्ठिर को न यहां, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। कह दे शंकर से आज करें, क्योंकि शैव मत का यहां पर सबसे अधिक श्रद्धा है, कह दे शंकर से आज करें वो प्रलय नृत्य, फिर एक बार सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार। ले अंगड़ाई हिल उठे धरा, कर स्वर विराट सर्वे निनाद, तू शैल राट ओंकार भरे, फट जाए वहां भागे प्रमाद। अंत में मैं सिर्फ ये कहता हूं कि
अंत में सिर्फ ये मैं कहना चाहता हूं कि आप ये तय मान लीजिए, जो हमारे दिव्य दृष्टाओं ने कहा था वो समय आ गया है और आपको सिर्फ उसके साथ आगे बढ़ना है। यह पंक्ति लेकर समाप्त करता हूं कि आपका एक बहुत गौरवशाली अतीत है और स्वर्णिम भविष्य प्रतीक्षा कर रहा है। गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान। धन्यवाद।